गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग, जैसा कि पीछे से हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन की सीरीज पढ़ते आ रहे थे, और स्ट्रेस और स्ट्रेन की सीरीज में मैंने आपसे कहा था कि इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस भी पढ़ना शुरू करेंगे। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस के बारे में आपको मैं बता दूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, उसके सिलेबस में कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस है, परंतु सिविल इंजीनियरिंग का जो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है उसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस नहीं है। लेकिन आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि वहां पर ये बात नहीं पूछी जाएगी। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज सिविल के सिलेबस में नहीं है, परंतु मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस, जिसको बाद में हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस भी क्या होता है समझेंगे, तो इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। सो हियर वी स्टार्ट अवर न्यू सीरीज फॉर द कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस। सो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस, इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे इसका लेक्चर नंबर 1। नाउ वी अंडरस्टैंड कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस हमें पढ़ना जरूरी क्यों है। देखिए, होता क्या है कि आपने अगर किसी मेंबर पर एक टेंसाइल स्ट्रेस लगाया हुआ है, टेंसाइल फोर्स लगाया हुआ है, तो आप बेसिक इंफॉर्मेशन से ये कह सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस लगाया हुआ है तो इस पर टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, और अगर इसके टेंसाइल स्ट्रेसेस एक सर्टेन लिमिट से, जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में पढ़ा था, या अगर सर्टेन लिमिट से बढ़ जाएंगे तो फिर ये फेल्योर हो जाएगा। लेकिन हम आज की स्टडी के बाद, इवन कि आज पहले लेक्चर में ही पढ़ने के बाद, हम ये बात जान लेंगे कि कोई भी मटेरियल जब फेल होता है, इवन कि वो टेंसाइल लोड उस पर लग रहा है, तो वो शियर के कारण ही फेल होता है। एंड शियर स्ट्रेस ऑल्सो अकर्स along with the when a specimen is subjected to the tensile stress। एक बड़ी अजीब सी बात आपको लग रही होगी कि हमने इस पर तनाव बल लगाया और तनाव प्रतिबल उत्पन्न हुआ, लेकिन सर आप तो कह रहे हैं कि इसमें कर्तन प्रतिबल भी उत्पन्न हो जाएगा। यस, इट इज देयर। सो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस पढ़ने के बाद हमें इन कॉन्सेप्ट का ज्ञान हो जाएगा। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस का लेक्चर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, और हम लोग आज पढ़ेंगे स्ट्रेस अंडर टेंसाइल लोड। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस की लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस डेवलप अंडर टेंसाइल लोड। तो जब किसी स्पेसिमेन पर केवल टेंसाइल लोड लग रहा है तो उसमें कैसा स्ट्रेस डेवलप होता है, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट अस ड्रॉ वन फिगर। ये एक स्पेसिमेन है, एक बार है, एक स्पेसिमेन है जिस पर टेंसाइल लोड लग रहा है। से दिस इज सम फोर्स F, और ये फोर्स F देखिए इसके एक्सिस के अलोंग लग रहा है। एक फोर्स लग रहा है एक्सिस के अलोंग, ये रही इसकी एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग A मान लेते हैं। सो दिस, अब इसमें एक प्लेन है, ये हम प्लेन बना देते हैं, एंड दिस प्लेन इज P Q एंड दिस इज R। ये हमने प्लेन माना है P एंड Q, इसको ऐसे काट रहा है, एंड दिस प्लेन इज इंक्लाइंड विद PR। अब PR क्या है? PR तो इसका एक क्रॉस सेक्शन है। हम इस क्रॉस सेक्शन का एरिया यहां पर A मान लेते हैं। लेट दिस इज द एरिया। ये जो प्लेन माना है हमने, एक तिरछा प्लेन माना है, तिर्यक प्लेन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको ऑब्लिक प्लेन कहते हैं। ये प्लेन यहां पर थीटा एंगल पर इंक्लाइन है। सो थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन। सो हम कह देंगे कि यहां पे जो PQ है, PQ एक ऑब्लिक प्लेन है, एंड थीटा इज द एंगल ऑफ PQ with what?
पी आर। पी आर वो प्लेन है जिस पर ये एक्स डायरेक्शन वाला स्ट्रेस लग रहा है, एक्सेस वाला स्ट्रेस लग रहा है, वो ये प्लेन है। अब बच्चों आपको ये सोचना होगा कि ये एरिया अगर ये है ए, तो इस इंक्लाइंड प्लेन का एरिया कितना होगा? व्हाट डू यू से? क्या आपको लगता है? इस इंक्लाइंड प्लेन का एरिया इस एरिया से छोटा होगा या इससे बड़ा होगा? लेट अस सी। ये एरिया अगर ए है तो हम इसको पी आर मान लेते हैं। दिस इज पी आर अपॉन हाइपोटेनियस पी क्यू। तो ये थीटा है तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, आधार बटे कर्ण इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये वैल्यू पी आर की वैल्यू ए है, पी क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है। सो पी क्यू इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस थीटा। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है इंक्लाइंड प्लेन का एरिया, दिस इज ए अपॉन कॉस थीटा। ओके, राइट। अब एक काम ये करते हैं कि ये जो हमने फिगर यहां पे बनाई है, इसकी फिगर, तो ये जो ट्राइंगल है इस इंक्लाइंड प्लेन को हम लोग यहां पर बनाते हैं। दिस इंक्लाइंड प्लेन पी क्यू, लेट दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट क्यू। ये जो फोर्स हम दिखाएंगे, लेट अस सी, ये जो फोर्स हमने यहां पे दिखाया है, दिस फोर्स इज एफ, ये फोर्स एफ है, ऐसे लग रहा है। एंड दिस एंगल इज व्हाट? इट इज थीटा। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये अगर थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। सो 90 माइनस थीटा अगर ये एंगल हो गया तो इसका एक वैल्यू तो ऊपर की ओर जाएगी। वो वैल्यू कौन सी हो जाएगी? इसकी एक वैल्यू ऊपर की ओर जाएगी एंड दिस विल बी एफ कॉस 90 माइनस थीटा। अभी हम इसको एफ कॉस 90 माइनस थीटा रख रहे थे क्योंकि ये एंगल कॉस का है। लेकिन एक एफ की वैल्यू इस पी क्यू प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगी एंड दिस विल बी एफ साइन 90 माइनस थीटा। मैं दोबारा से बताता हूं, ये हमने बनाया वर्टिकल लाइन, ये वाली वर्टिकल लाइन, इसको मैं आर कह देता हूं। ये पी क्यू बना दिया इंक्लाइंड प्लेन, ये एंगल थीटा, फोर्स एफ लग रहा है टुवर्ड्स द डायरेक्शन अक्ष के अलोंग, ये एंगल थीटा है। तो ये एंगल चूंकि 90 डिग्री है इसलिए ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इस फोर्स को हमने रिजॉल्व किया, एक फोर्स इस ओर जाएगा Q से P की ओर, F cos 90 माइनस थीटा। एक फोर्स इसका P और Q के परपेंडिकुलर जाएगा, F साइन 90 माइनस थीटा। ये वैल्यू हो जाएगी F cos थीटा और यहां पर ये वाली वैल्यू हो जाएगी F साइन थीटा। अब जरा ये F cos थीटा और F साइन थीटा, इनके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में हमको देखना है कि ये चीजें हैं क्या और ये दोनों करने क्या वाले हैं। अब देखिए F cos थीटा और F sin थीटा दोनों के अपने अलग अलग काम हैं। दूसरी बात कि जो F cos थीटा है PQ सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, बिल्कुल ठीक बात। देख लीजिए, F cos थीटा इज परपेंडिकुलर टू द ऑब्लिक प्लेन PQ। ये जो ऑब्लिक प्लेन है तो F cos थीटा इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लग रहा है, लंबवत। F sin थीटा, ये F sin थीटा है, इस इंक्लाइंड प्लेन के समानांतर लग रहा है। तो अगर हम इसको यहां पर दिखाएं, F cos थीटा परपेंडिकुलर, F sin थीटा इसके समानांतर, तो F cos थीटा के कारण इस इंक्लाइंड प्लेन पर लंब प्रतिबल उत्पन्न हो जाएंगे। लंब प्रतिबल, उसको इंग्लिश में कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे। इसको नॉर्मल स्ट्रेस या हिंदी में इसको लंब प्रतिबल कहते हैं। ये जो फोर्स है F sin थीटा, ये इस इंक्लाइंड प्लेन पर जनरेट करेगा shear stress. So this F sin theta will induce shear stress on this inclined plane. तो ये जो Fn जनरेट हुआ है किसके कारण? क्योंकि ये लगा था
एफ कॉस थीटा, और शियर स्ट्रेस बच्चों पैदा होगा किसके कारण, क्योंकि यहां पे लगा था एफ साइन थीटा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने एक स्पेसिमेन लिया, उस स्पेसिमेन पर हमने केवल एक फोर्स लगाया, तनाव वाला बल लगाया एफ। स्पेसिमेन का एरिया ए है। इस एरिया के कारण ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पर जो फोर्सेस डेवलप होंगे, इसके कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर आएंगे एफ कॉस थीटा, उस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हो जाएंगे एफ साइन थीटा। इसका स्पेसिमेन का एरिया ए है। ये जो इंक्लाइन प्लेन हमने यहां पे लिया है ऑब्लिक प्लेन, इसका एरिया हो जाएगा ए अपॉन कॉस थीटा। अब बच्चों यहां पे दो तरह के फोर्सेस हो गए, एफ तो था लेकिन एफ को हमने रिजॉल्व किया, एक फोर्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर, दूसरा फोर्स इस प्लेन के समानांतर। ये दोनों फोर्सेस इस पर दो अलग अलग प्रकार के प्रतिबलों को जन्म देंगे। लेट अस सी वो है क्या। सो एफ कॉस थीटा क्या डेवलप करेगा, नॉर्मल स्ट्रेस। सो एफ कॉस थीटा डेवलप करेगा नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को डिनोट करते हैं एफ एन से। पूरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस की पूरी सीरीज पे हम लोग जहां जहां भी नॉर्मल स्ट्रेस निकालेंगे, वहां पे नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग एफ एन से ही डिनोट करेंगे। सो स्ट्रेस है नॉर्मल स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है, एफ कॉस थीटा, एंड दिस इज एरिया ऑफ पी क्यू। क्योंकि सारी एनालिसिस हम लोग इस तिर्यक समतल के लिए कर रहे हैं। ऑल द एनालिसिस इज बीइंग कैरीड आउट फॉर दिस इंक्लाइंड प्लेन पी क्यू। तो इस इंक्लाइंड प्लेन पी क्यू के लंबवत अगर कोई फोर्स लग रहा है तो एफ कॉस थीटा, और इस इंक्लाइंड प्लेन का एरिया है ए अपॉन कॉस थीटा, ए अपॉन कॉस थीटा। सो दिस इज एफ एन इज इक्वल टू एफ अपॉन ए cos square theta. This is normal stress, या इसी को हम लोग लंब प्रतिबल कहेंगे। किस पर, तिर्यक तल पी क्यू पर। So this is the normal stress on PQ, जो ऑब्लिक प्लेन है, यहां से थीटा कोण पे झुका हुआ, उस पर लगने वाला नॉर्मल स्ट्रेस, लंब प्रतिबल का मान ये है। आइए जरा शियर स्ट्रेस भी निकाल लेते हैं। सो इस एफ साइन थीटा जो कि इस प्लेन के समानांतर है, इसके कारण जन्म लेंगे शियर स्ट्रेस, एंड शियर स्ट्रेस ऑन PQ, शियर स्ट्रेस, इसको Q से डिनोट करते हैं। फोर्स कितना है, F साइन थीटा, F साइन थीटा, एंड अपॉन एरिया, और एरिया था A अपॉन कॉस थीटा। इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी, यहां लिख लेते हैं Q इज इक्वल टू एफ अपॉन ए साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अगर इस फार्मूले को 2 से भाग दे दिया जाए और 2 से गुणा कर दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि मैथमेटिक्स में आप सभी लोग स्ट्रांग है, आप सबको ये फार्मूला बहुत अच्छे से पता होगा। और इसको कर दिया जाए, इसकी जरूरत तो आपको नहीं होगी, इसका फिगर बना लीजिएगा। इसको यहां पे साफ कर देते हैं। सो अब ये जो फार्मूला हमारे पास आया, दिस फार्मूला इज समथिंग लाइक दिस। इसको 2 से अगर हमने कर दिया, तो अब ये फार्मूला बन जाएगा शियर स्ट्रेस का फार्मूला, Q इज इक्वल टू F अपॉन 2A साइन 2 थीटा। ये हो गया शियर स्ट्रेस
ऑन ऑब्लिक प्लेन PQ। ओके, तो अब एक काम ये करते हैं कि इसकी सफाई कर लेते हैं। शेयर स्ट्रेस का फार्मूला हम लोगों ने बगल में लिख दिया है। नाउ वी डू नॉट लाइक नीड इट राइट नाउ। अब यहां पर हमें देखना है कि इस स्पेसिमेन पर जिस पे तनाव बल लग रहे थे, केवल एक तनाव बल लग रहा था अक्ष के अनुदिश, उसके कारण इस एक तिरछे तल पर, तिरछे समतल पर, ऑब्लिक प्लेन पर, जो इससे थीटा कोण पे झुका हुआ है, उस पर F sin थीटा उत्पन्न कर रहा है कर्तन प्रतिबल शियर स्ट्रेस F/2a sin 2 थीटा। F cos थीटा उत्पन्न कर रहा है लंब प्रतिबल Fn नॉर्मल स्ट्रेस Fn is equal to F/a and cos स्क्वायर थीटा। यहां पर जरा हम ये देख ले, चूंकि ये तनाव के बल है और ये भी तनाव का बल है, तो इस तनाव बल के कारण जो तनाव का प्रतिबल उत्पन्न होगा, टेंसाइल स्ट्रेस, यह हो जाएगा F/a, और इसको हम कहेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? डायरेक्ट स्ट्रेस, या हिंदी में इसको हम कहेंगे सीधे प्रतिबल, क्योंकि सीधे सीधे लग रहे हैं, F/a। अब हम जरा यहां पे इन चीजों को देखेंगे कि 45 डिग्री पे क्या हो रहा है। लेट अस सी, पहले 0 डिग्री पे देखते हैं। सो नोट नंबर 1, एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब यह हो गया कि शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 90 साइन 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है PQ, ये ऐसे आ गया 0 डिग्री का मतलब, और इस जगह पर कोई शियर स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि F sin थीटा में थीटा 0 कर दोगे तो F sin थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए कोई शियर स्ट्रेस नहीं आएगा। लेकिन जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी, cos 0 1 हो जाएगा, एंड नॉर्मल स्ट्रेस इज F/a, विच इज डायरेक्ट स्ट्रेस, सीधा प्रतिबल। यानी इस अवस्था में लंब प्रतिबल का मान सीधे प्रतिबल के बराबर हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस का मान टेंसाइल स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग लेंगे दूसरा, कि सपोज करिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर थीटा 45 डिग्री है तो Fn की वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा 45 cos स्क्वायर 45 1/√2 का होल स्क्वायर, एंड इट इज F/2a। वही शियर स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी sin 90, और थीटा 45 डिग्री पर ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, देयरफॉर दिस इज F/2a। यहां पर एक खास बात यह है कि जैसे आपने थीटा की वैल्यू 45 डिग्री कर दी, साइन थीटा 45 पे साइन 2 थीटा की वैल्यू 90, यानी साइन वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। सो दिस इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। लुक, थीटा 45, 2 into 45 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1। साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, क्योंकि वैल्यू F/2a, अर्थात शियर स्ट्रेस की वैल्यू F/2a जो है शियर स्ट्रेस का अधिकतम मान है। इसका मतलब कि शियर स्ट्रेस का जो अधिकतम मान है F/2a, और वहीं पर सीधे प्रतिबल का मान कितना था? F/a। Therefore, this is equal to Ft/2, या डायरेक्ट स्ट्रेस सीधे प्रतिबल अपॉन 2। इससे यह पता लगा कि थीटा 45 डिग्री पर कोई अगर एक प्लेन यहां से 45 डिग्री पर झुका हुआ है, इस PR से 45 डिग्री पर अगर कोई प्लेन है, तो उस प्लेन पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू अधिकतम होती है। तो तीसरी बात यह निकल के आई, Q मैक्सिमम occurs
एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, अब इसका मतलब अब जरा इनको हम एनालिसिस करें कि सपोज करिए आप एक मार्केट से एक मटेरियल लेके आए और मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेस 110 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है। व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दिस? तो अगर मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ 110 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, तो इस मटेरियल को जब आप यूज करेंगे और आपने एक सीधे सीधे एक टेंसाइल स्ट्रेस लगाया, तो उसके 45 डिग्री पर जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा वो हो जाएगा, अगर आपने उस पर इतना स्ट्रेस लगाया है टेंसाइल वाला, तो कितना डेवलप हो जाएगा? 55 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सपोज करिए आप जो मटेरियल लेके आए वो टेंसाइल में इतनी सामर्थ्य रखता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 110 की है। शियर में फार्मूला हमको पता था कि शियर में 55 तक, तो अगर टेंसाइल स्ट्रेस इतना लगाया जाता है तो शियर में इसका 55 डेवलप हो जाएगा। मान लीजिए आप ये जो मटेरियल लेके आए उसकी शियर स्ट्रेस है वैल्यू 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। दैट मींस वो टेंसाइल में तो इतना लोड सेफ है, उस पर आप लगा सकते हैं, लेकिन शियर में उसकी जो ताकत है वो 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर की है, यानी शियर में वो 40 न्यूटन से ज्यादा वो नहीं सह सकता। अब समझिए खतरा कहां पर है। खतरा ये है कि आपने उस स्पेन का एक उसका एक कंपोनेंट बनाया, कंपोनेंट पे टेंसाइल स्ट्रेस तो आ गया 110 का न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का, 110 का आ गया, तो उससे 45 डिग्री के प्लेन जो था उस पर शियर स्ट्रेस की वैल्यू 55 आ गई। लेकिन जो मटेरियल आप लेकर आए हैं वो शियर स्ट्रेस ज्यादा से ज्यादा कितना सहन कर सकता है? 40 का। उत्पन्न कितना हो गया? 55 का। इसका मतलब कि मटेरियल फेल हो जाएगा, और टेंसाइल लोड में तो फेल नहीं होगा, मटेरियल शैल फेल इन शियर, एंड दैट इज व्हाई दिस नॉलेज। एंड इसीलिए लेक्चर 1 में हम लोगों ने इस बात को पढ़ा कि जब हम डिजाइन करें किसी चीज को तो टेंसाइल स्ट्रेस भी देखें और साथ में उसका शियर स्ट्रेस भी देखें। तो अगर आप मार्केट से मटेरियल लेके आए, वो टेंसाइल में 110 है और आपने टेंसाइल लोड उस पर 110 का लगाना है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का स्ट्रेस जनरेट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 45 डिग्री में इसकी आधी वैल्यू अपने आप डेवलप हो जाएगी। आप लगा रहे हैं 110 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का टेंसाइल स्ट्रेस, लेकिन 45 डिग्री पर शियर स्ट्रेस अपने आप यहां पे जनरेट हो जाएगा 55 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर का। जो आप मटेरियल लेकर आए, उस मटेरियल में सप्लायर ने आपको बता दिया, जिस कंपनी का आपने मटेरियल खरीदा है, कि साहब इसके शियर स्ट्रेस 40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, लेकिन क्या हो गया खतरा? वो 40 पे ही असफल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और आपके स्पेसिमेन में तो 55 की स्ट्रेस डेवलप हो गई। दैट मींस ये आपका मटेरियल शियर स्ट्रेस पे पहले फेल हो जाएगा, एंड जो आपने ऑर्डर्स लिए हैं उस कंपोनेंट से जो भी आप चीजों को डिजाइन कर रहे हैं वो आपकी चीज फेल हो जाएगी। देयरफॉर इट मस्ट बी नोटेड, और ये बात आपको अच्छी तरीके से बैठा लेनी चाहिए अपने दिमाग में, कि कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस, डक्टाइल मटेरियल के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू और शियर टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू लगभग सेम होती है। आप इसको प्रैक्टिकली सेम ले सकते हैं। तो किसी भी डक्टाइल मटेरियल के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आर कंसीडर्ड सेम, बट द शियर स्ट्रेंथ इज हाफ ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। तो कभी भी आपको डिजाइन करना हो तो आपको ये देखना होगा कि हमेशा टेंसाइल स्ट्रेस कितना जनरेट होगा हमारी कैलकुलेशन के अनुसार, तो इसका आधा जनरेट हो जाएगा शियर स्ट्रेंथ। तो शियर स्ट्रेस अगर इतना इसका आधा जनरेट हो जाएगा, तो जो हम मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका शियर स्ट्रेंथ कितनी है और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। सो अकॉर्डिंगली यू विल डिजाइन। सो आज हम लोगों ने ये सीखा कि अगर एक किसी कंपोनेंट पे एक सिंपल सा हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, उस पे डायरेक्ट स्ट्रेस F/A आ जाएगा, तो उसके किसी भी इंक्लाइंड एक प्लेन पर जो यहां से थीटा कोण पे झुका हुआ है, उस पर परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा F cos थीटा, और उस पर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे F/A cos स्क्वायर थीटा।
उस प्लेन के पैरेलल में फोर्स लगेगा Fn थीटा, जिसके कारण शियर स्ट्रेस डेवलप होगा F/2a sin 2 थीटा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझ में आई कि 45 डिग्री पर एक स्थिति ऐसी आएगी, यहां से 45 डिग्री पर, कि शियर स्ट्रेस की वैल्यू वहां पर मैक्सिमम होगी और वो वैल्यू आपका डायरेक्ट स्ट्रेस जो F/A लग रहा है उसका हाफ हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी और अब हम इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। अब हमारा आज का जो दूसरा टॉपिक अब रहेगा, हम लोग एक ऐसा अब केस लेंगे जिसमें specimen is subjected to shear stress only। अभी हमने इसके पहले जो केस लिया उसमें एक बार था, उस बार पर हमने टेंसाइल लोड लगाया हुआ था और हमने देखा कि टेंसाइल लोड लगाने पर उसमें शियर स्ट्रेस भी पैदा हो रहा है और नॉर्मल स्ट्रेस भी पैदा हो रहा है अलग अलग थीटा पर। यहां पर हम केस ले रहे हैं स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू शियर स्ट्रेस ओनली। देखिए इसमें क्या होता है, एक स्पेसिमेन लिया हमने, से दिस इज स्पेसिमेन एंड दिस इज L M N एंड P। इस स्पेसिमेन पर इस डायरेक्शन में एक शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो हमें पता है कि शियर स्ट्रेस जब एक फोर्स पे लगेगा, शियर फोर्स लगेगा जिसके कारण शियर स्ट्रेस है, तो दूसरे सरफेस पर अपोजिट फेस पर एक डायरेक्शन में इसको अपोज करने वाला फोर्स जनरेट हो जाता है, तो पेयर में जनरेट हो जाता है। चूंकि यहां पर ये शियर स्ट्रेस तो आप लगा रहे हैं, इस शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट करने के लिए एक दूसरा शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, उसको कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस कहते हैं। तो ये रहे इस सरफेस पर लगने वाले कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस। सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस एंड दिस इज द शियर स्ट्रेस यू आर अप्लाइंग। तो दोनों में अंतर ये है, शियर स्ट्रेस कौन सा, जो आपने अप्लाई किया, यानी बाहरी शियर स्ट्रेस जो अप्लाई किया जा रहा है, ये है कॉम्प्लीमेंट्री, MENTARE कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। ये उसके भीतर डेवलप हो जाते हैं टू रेजिस्ट। क्यों डेवलप हो जाते हैं? टू रेजिस्ट द किसको? अप्लाइड शियर स्ट्रेस। तो जो शियर स्ट्रेस आपने अप्लाई किया है उसके विरोध के फलस्वरूप इसमें शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं। ये जो ब्लॉक है LMNP, ये ब्लॉक आप देख रहे हैं, ये हमने मान लिया है कि इसकी जो गहराई है, इसकी गहराई इकाई है। So the depth of this block is unity। तो यहां लिख लेते हैं block of unity depth। तो इस ब्लॉक की जो गहराई है, इसको आप थिकनेस कह सकते हैं, उसकी थिकनेस की वैल्यू 1 है। तो अब देखिए होगा क्या, इस शियर स्ट्रेस के कारण इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा एंड दिस फोर्स किस डायरेक्शन में? लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा Q स्ट्रेस एरिया LM इंटू 1 मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये तो लेंथ है और इसकी थिकनेस अगर बोर्ड के भीतर मान ली जाए तो थिकनेस कितनी है? 1। तो ये लेंथ इंटू ये वाला डेप्थ 1, ये एरिया हो गया। ये फोर्स बच्चों इस डायरेक्शन में हो गया, लेकिन इस क्यू के कारण राइट हैंड डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगा। फोर्स इन दी राइट हैंड डायरेक्शन इज क्यू, दिस क्यू इंटू PN इंटू 1। तो होगा क्या, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, ये फोर्स राइट डायरेक्शन में, तो क्या होगा? होगा ये इन दोनों फोर्स का
बीजी योग का मान 0 हो जाएगा। द अलजेब्राइक सम ऑफ दीज टू फोर्सेस शैल बी 0। लेकिन ये दोनों जो फोर्सेस हैं एक रेखा में नहीं है, इसलिए मैकेनिक्स में आपको मैंने पढ़ाया है कि जब ये दो फोर्स लगे हों, बराबर अमाउंट के फोर्स हो, इक्वल अमाउंट के फोर्स हो, एक रेखा में ना हो, एक दूसरे के विपरीत हो, परंतु एक रेखा में ना हो, तो एक दूसरे को समाप्त नहीं कर पाते। अलजेब्राइक सम तो 0 हो जाता है, लेकिन दे विल मेक अ कपल, और इस प्रकार ये दोनों मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। और जब ये बल युग्म का निर्माण करेंगे तो फिर क्या लगेगा, बल आघूर्ण लग जाएगा। तो जरा देखते हैं बल आघूर्ण कितना लगेगा। सो दिस couple due to these two forces will be torque is equal to Q into Lm, फोर्स हो गया, अब 1 छोड़ दे रहे हैं, और इनके बीच की लंब दूरी कितनी है, m। इसके कारण और इसके कारण जो ये बल आघूर्ण लगा, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉक। ओके, अब क्या ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमने लगेगा, नहीं, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं घूमेगा। ये अगर इस डायरेक्शन में मूवमेंट डेवलप हो रहा है, हम इसको मूवमेंट कह लेते हैं, बेटर से टॉर्क की बजाय है तो मूवमेंट, इसको मूवमेंट कह देते हैं। जो ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में इसके कारण जो मूवमेंट डेवलप हो रहा है, चूंकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, आपको मैकेनिक्स में मैंने 3 स्थितियां बताई थी, सिग्मा एच बराबर 0, सिग्मा वी बराबर 0, सिग्मा एम बराबर 0। तो ये तीसरी वाली स्थिति का है, चूंकि ये घूर्णन साम्यावस्था में है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट हुए बल आघूर्ण का मान क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट होने वाले बल आघूर्णों के मान के बराबर होगा। चूंकि इस डायरेक्शन में ये घूमना तो है नहीं, तो इस डायरेक्शन में भी बल आघूर्ण डेवलप होगा, और वो बल आघूर्ण आएगा इस कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस से। सो इसको हम ये बोल देते हैं एम डैश ड्यू टू, तो ये हो जाएगा क्यू डैश, और क्यू डैश इंटू एम एन, और इन दोनों के बीच की लंब दूरी एल एम। और चूंकि ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, एल एम एन पी साम्यावस्था में है, इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था को बच्चों इंग्लिश में इक्विलिब्रियम कहते हैं, EQUILIBRIUM। सो यहां से यहां जाते हैं, m इज इक्वल टू m डैश, ये मान, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, दिस इज Q LM MN is equal to Q dash MN LM। नाउ अब आप देखिए कुछ कटेगा, क्या क्या कटेगा, लेट अस सी, MN कटा, LM कटा, नाउ दिस reduces to Q is equal to Q dash। जहां पे Q क्या था, वो शियर स्ट्रेस जो हमने लगाया, Q डैश क्या है, इस मटेरियल के अंदर उत्पन्न हो गया कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, जो उसके विरोध के फलस्वरूप उत्पन्न हो गया। और एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे हाथ में लगी कि Q जो आपने शियर स्ट्रेस लगाया और कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस जो उसके भीतर पैदा हो गया, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो हमने अभी ये पढ़ा कि अगर किसी स्पेसिमेन पे केवल शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो शियर स्ट्रेस आपने एक सरफेस पे लगाया,
तो अपोजिट दूसरी पेयर बनेगी सरफेस की, उस पे कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, जो हमारे शियर स्ट्रेस का विरोध करेगा। देखिए डायरेक्शन में कभी कंफ्यूज ना होइएगा, अगर ये हमारा शियर स्ट्रेस इस ओर आ रहा है तो इस सरफेस पे इस ओर आएगा, दोनों के तीर एक कोने पर आएंगे, दोनों के तीर एक किनारे पर आ जाएंगे, दोनों जो तीर हैं दोनों के किसी किनारे पे आके मिलेंगे। इससे आपको दिशा तय करने में आसानी होगी। और अच्छी बात यह है कि जितना शियर स्ट्रेस आप लगा रहे हैं उतना ही पैदा हो जाएगा, यानी Q डैश की वैल्यू Q के बराबर हो जाएगी। सो आई थिंक आपको आज के लेक्चर 1 में दोनों बातें समझ में आ जाएंगी, आ गई होंगी। और अब हम अगले लेक्चर में अगले डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।